scholars, class 12th NCERT बायोलॉजी चैप्टर इवोल्यूशन का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में आपने पढ़ा था की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, दो की कंसेप्ट्स हैं, एक है ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा है नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कंसेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। लेमार्क ने भी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर प्रपोज की थी। लेमार्क की थ्योरी का नाम क्या था? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ने अपनी थ्योरी को 4 हेडिंग्स में एक्सप्लेन किया था। पहला था टेंडेंसी टू इंक्रीज। लेमार्क के अकॉर्डिंग कोई भी ऑर्गन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। कोई भी ऑर्गन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है। दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लेमार्क के अनुसार एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन पर पड़ता है। एनवायरनमेंट ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को, उनके स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को प्रभावित करता है। तो पहला था टेंडेंसी टू इंक्रीज, दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, तीसरा था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। लेमार्क के अनुसार जिन ऑर्गन्स का अधिक उपयोग किया जाता है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं और जिनका उपयोग नहीं किया जाता वो धीरे धीरे रिड्यूस होकर वेस्टिजल हो जाते हैं और डिसेप्ट हो जाते हैं। जैसे मॉडर्न स्नेक्स के एंसेस्टर, मॉडर्न स्नेक के जो एंसेस्टर थे उनमें लेग पाए जाते थे, लेकिन वो लेग का उपयोग नहीं करते थे। तो धीरे धीरे लेग रिड्यूस होते चले गए और डिसअपीयर हो गए। लेकिन मॉडर्न स्नेक्स में ये लेग वेस्टिजल ऑर्गन रूप में पाए जाते हैं, जो ये प्रूफ करते हैं कि एंसेस्टर में लेग थे। और लेमार्क के थ्योरी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन को एक्सप्लेन करते हैं। जिराफ स्मॉल नेक वाले थे। जब लो वेजिटेशन ख़त्म हो गया तब जिराफ ने अपर वेजिटेशन खाने के लिए अपने अगले पैर और नेक को खींचना शुरू किया और ये कैरेक्टर उनके लिए एक्वायर्ड बन गया। चूँकि वो अपनी गर्दन को अगले पैरों को बराबर लंबाई की दिशा में खींचते थे, इसलिए वो ये दोनों ऑर्गन सामान्य से अधिक लंबे हो गए और ये कैरेक्टर जिराफ के लिए एक्वायर्ड था, इसलिए इनहेरिटेड भी हो गया। तो डियर स्टूडेंट, स्मॉल नेक जिराफ से लॉन्ग नेक जिराफ की ओरिजिन हुई। तो लेमार्क ने अपनी थ्योरी को 4 हेडिंग में समझाया। पहला था टेंडेंसी टू इंक्रीज। कोई भी ऑर्गन पूर्ण रूप से डेवलप नहीं है और अभी विकसित हो सकता है और अधिक डेवलप हो सकता है। दूसरा था इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। ऑर्गन्स के मॉर्फोलॉजिकल शेप और उनके फंक्शन पर एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। जिन ऑर्गन्स को अधिक यूज़ करते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, जिनका यूज़ नहीं करते वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं।
with the inheritance of acquired character. इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, जो करेक्टर एक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, वे करेक्टर अगले जनरेशन में इनहेरिटेड हो जाते हैं। लेमार्क की बुक का नाम था फिलोसफिक जूलॉजिक। लेमार्क की बुक का नाम क्या था? फिलोसफिक जूलॉजिक। डार्विन की थ्योरी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसे 6 पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। पहला पॉइंट क्या था? इनॉर्मस फर्टिलिटी। डार्विन के अनुसार जो स्पीशीज़ जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करती है वही सरवाइव करेगी, तो फर्टिलिटी का होना ज़रूरी था। दूसरा था स्ट्रगल। डार्विन ने कहा कि नेचर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को स्ट्रगल के द्वारा मेंटेन रखती है। स्ट्रगल 3 तरह का है। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, अपनी ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल के बीच में जो स्ट्रगल होता है उसे कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। और इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल फूड हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फूड हैबिटेट और रिप्रोडक्शन के लिए होता है। दूसरा होता है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल, जो 2 जातियों के बीच होता है, 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच होता है। जब 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच स्ट्रगल होता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल कहते हैं, और ये न्यूट्रिशन और हैबिटेट के लिए होता है। और तीसरा होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल। ये तीनों स्ट्रगल के द्वारा नेचर स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को मेंटेन रखती है। तीसरा पॉइंट था वेरिएशन। डार्विन के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ में वेरिएशन उत्पन्न होते रहते हैं और ये वेरिएशन इनहेरिटेड हो जाते हैं। यूज़फुल वेरिएशन इनहेरिटेड होते हैं। फोर्थ था सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जबकि डार्विन ने इसको सेक्सुअल सिलेक्शन का नियम दिया था। डार्विन के अनुसार फीमेल सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए मेल को सेलेक्ट करती है और फीमेल हमेशा नेचर में जो फिट मेल होते हैं उनको ही सिलेक्ट करती है। तो सेक्सुअल सिलेक्शन, फीमेल के द्वारा जिस मेल का सिलेक्शन हो जाता है उसकी जनरेशन आगे चलती हैं, और जो सिलेक्ट नहीं होते उनकी जनरेशन आगे नहीं चलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट था एडेप्टेशन। डार्विन के अनुसार जो नेचर में अपने आप को एडेप्ट कर लेता है वही तो सर्वाइव करता है, और जो नेचर में एडेप्ट नहीं कर पाते वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और लास्ट था ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो सुनिए, देखिए, वेरिएशन, सेक्सुअल सिलेक्शन और एडेप्टेशन, ये तीनों ही फैक्टर जब मिल जाते हैं तो एक नई स्पीशीज़ की ओरिजिन होती है। डार्विन की बुक का नाम मैं पहले बता चुका हूँ आपको, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन को क्रिटिसाइज भी किया गया। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसकी डार्विन की? डार्विन ये नहीं बता पाए कि कौन सी वेरिएशन इनहेरिटेड होंगी और कौन सी नहीं। डार्विन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वेरिएशन क्यों होती है। सेक्सुअल सिलेक्शन में फीमेल सेलेक्ट करती है, मेल क्यों नहीं सेलेक्ट करता? डार्विन से एक्सप्लेन नहीं होता। डार्विन से एक्सप्लेन नहीं होता कि कनेक्टिव लिंक एनिमल क्यों हैं, जिन्हें हम मिसिंग लिंक एनिमल भी कहते हैं। डार्विनिज्म एक्सप्लेन नहीं करता है मिसिंग लिंक एनिमल को। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच की मिसिंग लिंक है। डार्विनिज्म आर्कियोप्टेरिक्स के प्रेजेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है साल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन कहते हैं। म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। सडन लार्ज स्केल हेरिडिटल चेंजेस लीड्स टू द ओरिजिन ऑफ न्यू कैरेक्टर, न्यू स्पीशीज कॉल्ड म्यूटेशन।
देखिए, अचानक, सडन, लार्ज स्केल हेरिडिटल चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन हार्मफुल या बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन मोस्टली म्यूटेशन हार्मफुल होते हैं। ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज ओनोथीरा प्लांट पर म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्राइमरोज ओनोथीरा लेमार्कियाना प्लांट पर म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने इसकी 7 स्पीशीज़ डेवलप की थी, जिसमें से 4 रेसेसिव थी। म्यूटेशन ज़्यादातर कैसे होते हैं? रेसेसिव होते हैं। म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होता है। म्यूटेशन नॉन डायरेक्शनल होता है। म्यूटेशन रैंडम होते हैं। म्यूटेशन स्मॉल स्केल पर या लार्ज स्केल पे हो सकते हैं। म्यूटेशन सभी ऑर्गेन्स में होते हैं। म्यूटेशन सभी स्पीशीज़ में होते हैं। सभी स्पीशीज़ में म्यूटेशन होता है। ये नोट कर लिया हमने कि म्यूटेशन कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल होता है। म्यूटेशन कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। म्यूटेशन से स्पेशिएशन मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पॉसिबल है। म्यूटेशन से नई स्पीशीज़ की ओरिजिन होती है। तो साल्टेशन समझ गए ना? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन कहते हैं। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन क्या है? P + Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² + 2PQ + Q²। हार्डी-विनबर्ग लॉ के अकॉर्डिंग लार्ज पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग लॉ लार्ज पॉपुलेशन में एप्लीकेबल है। हार्डी-विनबर्ग लॉ स्मॉल पॉपुलेशन में एप्लीकेबल नहीं होता है। हार्डी-विनबर्ग लॉ लार्ज पॉपुलेशन में एप्लीकेबल हैं और हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि P + Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P² + Q² + 2PQ। लार्ज पॉपुलेशन के जीन पूल में एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है। हार्डी-विनबर्ग के अकॉर्डिंग लार्ज पॉपुलेशन के जीन पूल में एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट बनी रहती है, जिसे हम जेनेटिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को 5 फैक्टर इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट, दूसरा है जीन माइग्रेशन, तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। 3 तो जी हैं, फिर सुनिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, चौथा है म्यूटेशन और पांचवा है नेचुरल सिलेक्शन। देखिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, लार्ज पॉपुलेशन में नहीं होता। जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है कि जीन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, तो उसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट में जीन की फ्रीक्वेंसी पॉपुलेशन से कम हो जाती है, जिसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मेन कॉज क्या है? जीन माइग्रेशन हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशन में होता है। अगर स्मॉल पॉपुलेशन के सभी ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इक्वल चांस ना मिले, तब जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट माइग्रेशन के द्वारा भी हो सकता है। अगर लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हो जाता है, तब भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है। नेचुरल क्लाइमेटीज़ के द्वारा भी जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है।
क्रॉसिंग ओवर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉज हो सकता है। अगर कोई पॉपुलेशन, अगर कुछ ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल पॉपुलेशन से निकलकर एक नई प्लेस में चले जाते हैं और वहाँ जाकर वो अडेप्ट होते हैं और एक नई पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, तो इन माइग्रेंट्स को फाउंडर कहते हैं और इनमें जो एडेप्टिव फीचर हैं उसे कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ओरिजिनल पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट कर कर अगर नई लोकेलिटी में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वो एक नई पॉपुलेशन इस्टेब्लिश करते हैं और उनमें एडेप्टेशन के कारण नए कैरेक्टर डेवलप हो जाते हैं, तो इन माइग्रेंट्स को फाउंडर कहते हैं और जो इनमें एडेप्टेशन हुए उसे फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। तो उसे हम फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन 3 तरह का है, एक स्टेबलाइजिंग, एक डायरेक्शनल, एक डिसरप्टिव। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में एवरेज कैरेक्टर सर्वाइव करता है। स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में एवरेज कैरेक्टर सर्वाइव करता है। जैसे ह्यूमन बेबी अगर बर्थ के समय उसका वेट बहुत कम है, मान लीजिए 2 पाउंड है, तो सर्वाइव नहीं करेगा, और अगर बहुत ज़्यादा है 10 पाउंड है तब भी सर्वाइव नहीं करेगा। अगर एवरेज है 4 पाउंड है, 5 पाउंड है, तो वो सर्वाइव करेगा। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन में एवरेज कैरेक्टर्स को ना एवरेज कैरेक्टर सर्वाइव करते हैं, कम या एवरेज से ज़्यादा वाले फीचर सर्वाइव नहीं करते। डायरेक्शनल में क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन के कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे इंसेक्ट डीडीटी के प्रति रेजिस्टेंट हो गया, ये डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। पेस्टिसाइड के प्रति रेजिस्टेंट हो जाना डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। बिस्टन इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिस्टन कार्बोनिफेरा की संख्या का बढ़ जाना डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन है। तो देखिए डायरेक्शन नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म आता है, रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड आता है, रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड आता है, इसको मार्क कर लीजिएगा। डायरेक्शनल नेचुरल सिलेक्शन में इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म, रेजिस्टेंट टू पेस्टिसाइड, रेजिस्टेंट टू इंसेक्टिसाइड्स के एग्जाम्पल आते हैं। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में एवरेज कैरेक्टर को सेलेक्ट नहीं किया जाता। डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में डार्विन फिंचेस आती हैं। डार्विन फिंचेस डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। 2000 मिलियन ईयर्स पहले फर्स्ट सेलुलर फॉर्म लाइफ की उत्पन्न हुई थी, ये आप पढ़ चुके हैं। क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ब्रायोफाइट, ट्रैकियोफाइट की ओरिजिन हुई है। देखिए क्लोरोफाइट एंसेस्टर से ट्रैकियोफाइट उत्पन्न हुए और ट्रैकियोफाइट से राइनिया प्लांट उत्पन्न हुए और राइनिया से सीलोफाइटॉन। नोट करें, सीलोफाइटॉन की ओरिजिन सिलुरियन पीरियड में हुई थी। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट से मैं बस वही लिखवा रहा हूँ आपको। सीड फर्न की ओरिजिन कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी। सीड फर्न की ओरिजिन कार्बोनिफेरस पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्न, कोनिफर साइकेट्स और हेर्बेसियस लाइकोपॉड की ओरिजिन जुरेसिक पीरियड में हुई थी। मीजोजोइक इरा को 3 पीरियड में बांटा गया है।
वो 3 पीरियड कौन कौन से हैं? ट्राइएसिक है, जुरेसिक है और क्रीटेशियस है। नेक्स्ट पॉइंट, मेसोजोइक ईरा को 3 पीरियड बांटा ना, तो 3 पीरियड कौन से हैं? ट्राइएसिक, जुरेसिक और क्रीटेशियस। गिंगो, नीटेल्स और डाइकॉट। गिंगो, नीटेल्स और डाइकॉट। गिंगो, नीटेल्स और डाइकॉट की ओरिजिन क्रीटेशियस पीरियड में हुई थी। क्रीटेशियस पीरियड में हुई थी। हॉर्स टेल भी क्रीटेशियस पीरियड में उत्पन्न हुए। डाइकॉट से आगे चलकर मोनोकॉट की ओरिजिन हुई। तो मोनोकॉट की ओरिजिन सिनोजोइक ईरा के टर्शरी पीरियड में हुई। सिनोजोइक ईरा के टर्शरी पीरियड में हुई और क्वाटरनरी पीरियड में इनकी संख्या बढ़ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को का डायग्राम देखें पेज नंबर 139 पर। साइनेप्सिड की ओरिजिन कार्बोनिफेरस पीरियड में थी। पेलिकोसॉर एक्सटिंक्ट हो गए पर्मियन पीरियड में। पेलिकोसॉर PELYCOSAUR एक्सटिंक्ट हो गए पर्मियन पीरियड में। स्टूडेंट, सौरोप्सिड्स की ओरिजिन पर्मियन पीरियड में हुई थी। ये ओरिजिन पर्मियन पीरियड में हुई थी। स्नेक्स जुरेसिक पीरियड में उत्पन्न हुई और जो स्फिनोडॉन है टोटारा, इसकी ओरिजिन ट्राइएसिक पीरियड में हो गई थी। ट्राइएसिक पीरियड में डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए क्रीटेशियस पीरियड में। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे क्रीटेशियस पीरियड में। साइनेप्सिड से मैमल्स की ओरिजिन हुई है। साइनेप्सिड से मैमल्स की ओरिजिन हुई है। जुरेसिक पीरियड के लास्ट में बर्ड्स की ओरिजिन हुई। बर्ड्स की ओरिजिन हुई है जुरेसिक पीरियड में लास्ट में। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए थे क्रीटेशियस पीरियड में। टर्टल की ओरिजिन हुई थी पर्मियन पीरियड में और टर्टल आज तक पाए जाते हैं। टर्टल का एंसेस्टर था सौरोप्सिडा। टर्टल का एंसेस्टर था सौरोप्सिडा। सौरोप्सिडा टर्टल के एंसेस्टर के साथ साथ स्नेक, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल और बर्ड्स का भी एंसेस्टर था। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें आप, 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट उत्पन्न हो गए थे। 500 मिलियन ईयर्स पहले इनवर्टिब्रेट उत्पन्न हुए थे। जॉलेस फिश की ओरिजिन 350 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। जॉलेस फिश की ओरिजिन 350 मिलियन ईयर्स पहले हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है 350 मिलियन ईयर्स पहले स्ट्रॉन्ग फिन वाली फिश उत्पन्न हुई थी, जो कि एक्वेटिक मीडियम से निकलकर टेरेस्ट्रियल मीडियम की ओर आने लगी थी। मतलब पानी से निकलकर ज़मीन की तरफ आने लगी थी। वो फिश 350 मिलियन ईयर्स पहले उत्पन्न हुई थी और इन फिश में स्ट्रॉन्ग फिन होते थे। फिन्स, इनके फिन्स कैसे थे? स्ट्रॉन्ग, जिसकी सहायता से वो ज़मीन पे थोड़ा सा चल लेते थे। सीलाकैंथ को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं, लेटिमेरिया भी कहते हैं। साउथ अफ्रीका में इस फिश को 1938 में देखा गया था। सीलाकैंथ
लास्ट टाइम कहाँ देखी गई थी? सीलाकैंथ लास्ट टाइम कहाँ देखी गई थी? साउथ अफ्रीका में, और ईयर था 1938। ये लिविंग फॉसिल्स में आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले, 200 मिलियन ईयर्स पहले रेप्टाइल, है ना, अर्थ पर डोमिनेंट थे, अर्थ पर डोमिनेंट थे। फर्न, टेरिडोफाइट भी आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले बहुत डोमिनेंट थे, और ये किन्हीं कारणों से ज़मीन के अंदर दब गए और इन्होंने क्या बनाया? कोल बनाया। फर्न, टेरिडोफाइट, जियांट फर्न, जियांट मीन्स बड़े फर्न थे, ये किन्हीं कारणों से ज़मीन के अंदर दब गए और कोयले में बदल गए। ध्यान रखना, ये कोल किससे बना? जियांट फर्न से कोल का फॉर्मेशन हुआ। 200 मिलियन ईयर्स पहले एक्वेटिक फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसॉर बना था, इक्थियोसॉर उत्पन्न हुआ था। आज से 200 मिलियन ईयर्स पहले फिश लाइक रेप्टाइल इक्थियोसॉर की ओरिजिन हुई थी। टायरानोसॉर कार्निवोर डायनासोर था, कार्निवोर डायनासोर था, इसकी लंबाई 20 फीट थी। 65 मिलियन ईयर्स पहले, 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर अचानक एक्सटिंक्ट हो गए, डिसअपीयर्ड हो गए। इनके डिसअपीयर होने का मेन कॉज नहीं पता है, लेकिन ये माना जाता है कि क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। और ये भी माना जाता है कि डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का कारण इनके एग को जो मेमेलियन एंसेस्टर थे वो डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। तो क्लाइमेटिक चेंज डायनासोर के एक्सटिंक्ट होने का कॉज माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट मैमल श्रूज थे। फर्स्ट मैमल श्रू, SHREW, श्रूज लाइक थे। फर्स्ट मैमल श्रूज लाइक थे। नेक्स्ट पॉइंट है साउथ अमेरिकन मैमल्स, साउथ अमेरिकन मैमल्स रिजेंबलिंग हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट, etc. ड्यू टू continental drift when South America joined North America. These animals were overridden by North American fauna. देखिए, साउथ अमेरिकन का फ्योना नॉर्थ अमेरिकन फ्योना से जो रिजेंबलेंस रखता है उसका कारण है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। साउथ अमेरिकन मैमल्स की रिजेंबलेंस किससे है? नॉर्थ अमेरिकन से। तो इसका कारण क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ऑस्ट्रेलियन फ्योना सबसे अलग है ना, तो उसका रीज़न क्या है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर ये पूछा जाए कि मार्सुपियल मैमल्स केवल ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाए जाते हैं, ऐसा क्यों है, तो आप लिखेंगे आंसर उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, अगर ये पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन रीजन का फ्योना अलग है और वो कहीं नहीं मिलता, मार्सुपियल फ्योना ऑस्ट्रेलियन रीजन में मिलता है, तो आप आंसर लिखेंगे उसका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। साउथ अमेरिकन के मैमल्स की रिजेंबलेंस नॉर्थ अमेरिकन के मैमल्स से होती है, तो उसका भी कारण क्या है? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट।
मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साउथ अमेरिकन मैमल्स resembling horse, hippopotamus, bear, rabbit, etc. Due to continental drift, when South American joined North America, these animals were overridden by North American fauna. Due to the same continental drift, paused mammals of Australia survived because of lack of competition from any other mammals. ऑस्ट्रेलिया रीजन में मार्सुपियल मैमल इसलिए पाए जाते हैं, वहाँ उनके लिए कोई कंपटीशन नहीं था, इसलिए वो सर्वाइव कर गए। और ये जो कॉन्टिनेंट है किसी भी कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। एक लाइन नोट करें, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी, नोट कीजिए, द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन with language skills and self-consciousness. फिर सुनिए, the most successful story is the evolution of man with language skills and self-consciousness. Next point. Dryopithecus ape-like था, रामापिथिकस मैन लाइक था, याद रखिएगा। कुछ ह्यूमन के फॉसिल्स इथोपिया और तंजानिया से भी डिस्कवर्ड किए गए। कुछ ह्यूमन के फॉसिल इथोपिया और तंजानिया से भी मिले हैं। इथोपिया और तंजानिया से भी ह्यूमन के फॉसिल्स मिले हैं। 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले, 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले मैन लाइक प्राइमेट ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते थे, ईस्ट अफ्रीका में रहते थे। ईस्टर्न अफ्रीका में मैन लाइक प्राइमेट कब रहते थे? 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले। और 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जिसे ट्वांग बेबी भी कहते हैं, इसको, ये ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहता था। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहाँ रहता था? ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में रहता था। ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रूट खाते थे। फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमोनिड होमो हैबिलिस था, और होमो हैबिलिस की कैरेनल कैपेसिटी 650 से 800 थी। कैरेनल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस कितनी थी? कैरेनल कैपेसिटी ऑफ होमो हैबिलिस वर 650 to 800 सीसी। मतलब होमो हैबिलिस की कैरेनल कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी, और ये फ्रूट खाते थे, मीट नहीं खाते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो हैबिलिस दोनों लिख लें, ये दोनों मीट नहीं खाते थे, ये दोनों हार्बीवोर थे। जावा मैन को होमो इरेक्टस कहते हैं, ये प्री हिस्टोरिक मैन है, और 1.5 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। 1.5 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। और होमो इरेक्टस की क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। होमो इरेक्टस कार्निवोर थे, होमो इरेक्टस कैनिबलिज्म थे। कैनिबलिज्म उसे कहते हैं जो अपनी ही स्पीशीज़ को मार के खा जाते हैं, उसे हम कैनिबलिज्म कहते हैं। नियंत्रण मैन, देखिए प्री हिस्टोरिक मैन एक पैकिंग मैन था और एक जावा मैन था। मॉडर्न ह्यूमन एंसेस्टर में नियंत्रण आते हैं और क्रो-मैग्नन आता है। नियंत्रण मैन की क्रेनियल कैपेसिटी
1400 सीसी थी। नियंत्रण मैन सेंट्रल एशिया, नियंत्रण मैन रहते कहाँ थे? ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे। नियंत्रण मैन ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे और ये आज से लगभग 1 लाख से लेकर 40,000 ईयर्स पहले तक पाए गए। मतलब नियंत्रण मैन 40,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गया और आज से 1 लाख साल पहले से इसकी ओरिजिन हुई थी और 40,000 साल पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए। ये लोग डेड बॉडीज़ को ज़मीन के अंदर दबा दिया करते थे। होमो सैपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। होमो सैपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे। नियंत्रल का जूलॉजिकल नेम होमो सैपियंस नियंथ्रलेंसिस है। होमो सैपियंस अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और होमो सैपियंस से फिर कई रेस उत्पन्न हुई हैं। आइस एज में मतलब 75,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच होमो सैपियंस, मॉडर्न होमो सैपियंस की ओरिजिन हुई। मॉडर्न होमो सैपियंस कब उत्पन्न हुए? 75,000 से लेकर 10,000 ईयर्स पहले ये उत्पन्न हो गए। इसको याद रखिएगा, होमो सैपियंस सैपियंस। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई थी 18,000 साल पहले। अब प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई थी 18,000 साल पहले और एग्रीकल्चर 10,000 साल पहले डेवलप हुआ था। 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट में भीम बेटका रॉक में प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की पेंटिंग पाई जाती है। मतलब इंडिया के मध्य प्रदेश के रेजन डिस्ट्रिक्ट में प्री हिस्टोरिक ह्यूमन की पेंटिंग भीम बेटका रॉक में देखने को मिलती है। नियंत्रल और क्रोमैग्नन दोनों कैनिबलिज्म थे। देखिए, जावा मैन, पैकिंग मैन, नियंत्रल मैन, क्रोमैग्नन मैन, ये क्या थे? ये चारों कैनिबलिज्म थे। होमो सैपियंस सैपियंस का नियरेस्ट एंसेस्टर जो है वो क्रोमैग्नन मैन है। ह्यूमन की स्कल बेबी चिंपैंजी से मिलती है। बेबी चिंपैंजी की स्कल एडल्ट ह्यूमन स्कल से मिलती है और एडल्ट चिंपैंजी का फेस प्रोगनेथस होता है। एडल्ट चिंपैंजी का फेस प्रोगनेथस होता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, ये आपने याद कर लिया कि बेबी चिंपैंजी की स्कल किससे मिलती है? बेबी चिंपैंजी की स्कल एडल्ट ह्यूमन स्कल से मिलती है। एडल्ट ह्यूमन स्कल से मिलती है। एक पॉइंट याद रखिएगा, ए फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर में फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर एंड देयर लिविंग मॉडर्न डे काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म। काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं इसमें? तो क्रोकोडाइल और बर्ड्स हैं। पेज नंबर 130 पे देख लीजिएगा। काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म क्रोकोडाइल और बर्ड्स हैं। काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म क्रोकोडाइल और बर्ड्स हैं। तो काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? काउंटर पार्ट ऑर्गेनिज्म क्रोकोडाइल और बर्ड्स हैं। The story of evolution of modern man is most interesting and appear to parallel evolution of human brain and language। इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार पढ़ दूँ। Among the stories of evolution of individual species, the story of evolution of modern man is most interesting and appears to parallel evolution of
to parallel evolution of human brain and language. Human brain and language. Thank you. नीट स्कॉलर्स, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन्हें आप याद कर लीजिएगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।